नमस्कार। हमने पिछली क्लास में जैव विविधता के बारे में, उसका मापन, उसके प्रकार, संरक्षण, इन सब विधाओं पर बात की थी। आज हम जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जो तप्त स्थल हैं, क्षेत्र जहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है, उनकी बात करते हैं। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट, जिसको हम उष्ण स्थल, तप्त स्थल और संवेदनशील स्थल भी कहते हैं, ऐसा स्थान विशेष जहाँ पर कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियाँ विद्यमान हो और उनका लगभग 70% या इससे अधिक अस्तित्व समाप्त हो चुका हो, तो उसे विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव विविधता हॉट स्पॉट उस क्षेत्र विशेष को घोषित कर दिया जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना ब्रिटेन के पर्यावरणविद डॉक्टर नॉर्मन मायर ने 1988 में की थी। जैव विविधता के नष्ट होने का मुख्य कारण उनके प्राकृतिक आवास का विनाश होना और तीव्र जलवायु परिवर्तन का होना है। हॉट स्पॉट जीवों या वनस्पतियों के लिए, दोनों के लिए ही एक ट्रामा सेंटर या गहन चिकित्सा केंद्र जैसा होता है। तो थोड़ा सा ये समझते हैं कि ये स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं। किसी स्थान विशेष में रहने वाली जो प्रजातियां हैं, उनको हम स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। स्थानिक प्रजातियां जो है उसी स्थान में रहती हों और कम से कम 1500 प्रजातियां हों, उनमें से उनका 70% अस्तित्व समाप्त हो चुका हो, 30% या इससे कम बचा हो। जब थोड़ा उसका 30% या 25% या इससे कम हिस्सा बचता है, तो उसके संरक्षण के लिए उस स्थान विशेष को हॉट स्पॉट एरिया या तप्त स्थल या संवेदनशील स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाता है और उन जीवों का, उस प्रजाति का, जो उस स्थान विशेष की स्थानिक प्रजाति है, उसका संरक्षण किया जाता है। अब संरक्षण की बात के साथ साथ ये संकल्पना ब्रिटेन में हुई थी। डॉक्टर नॉर्मन मायर पारिस्थितिकविद थे। इन्होंने 1988 में जैव विविधता के हॉट स्पॉट की संकल्पना दी थी और ऐसा बताया था कि हॉट स्पॉट इसकी ज़रूरत इन क्षेत्रों विशेष में जहाँ पर कोई प्रजाति नष्ट हो रही है, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए हॉट स्पॉट स्थल की घोषणा कर दी जाए। अगर ऐसा किया था तो उसका उस स्थान विशेष पर संरक्षण किया जाएगा। अगर उसका उसी स्थान विशेष में संरक्षण किया जाएगा तो वह प्रजाति उस स्थान पर सर्वाइव करेगी, फले फूलेगी और बढ़ेगी। क्योंकि इस संसार में जो जीवों का एक क्रम है, सारे जीव एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक दूसरे के लिए सहयोग करने वाले हैं और एक श्रृंखला, जो चैन है, उस चैन की एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए सभी जीवों का संरक्षित होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, कल हमने बात की थी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, अगर ऐसा ना हो पाए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सारे जीवाणु खत्म हो जाएं, स्थिरीकरण ना कर पाएँ, तो अचानक कवकों की संख्या बढ़ जाएगी, शैवालों की संख्या बढ़ जाएगी। अब जीवदत्त जो नाइट्रेट ग्रहण करके जीता, सर्वाइव करता है, उसका नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो प्रकृति का जो संतुलन है ये बिगड़ जाएगा। अब हमें हॉट स्पॉट स्थल की घोषणा, हॉट स्पॉट स्थल की जरूरत पड़ती क्यों है, इसके विषय में बात करते हैं। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी तरीके से इतनी उन्नति की हुई है, उस उन्नति के दुष्परिणाम स्वरूप, उस प्रौद्योगिकी के दुष्परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं आज सभी लोगों को देखने को मिलती हैं और कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए इसीलिए पाठ्यक्रमों में इस पाठ्यक्रम को स्थान दिया जाता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। इसका कारण यही है कि अगर हम छात्रों में शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं तो पर्यावरण का संरक्षित किया जाना संभव हो सकता है, अन्यथा पर्यावरण संरक्षण करना इतना आसान नहीं है। अब हमने किया गया, विभिन्न प्रकार की जलवायु परिवर्तन किए, पेड़ों पौधों को काटा, कृषि योग्य भूमि बनाई, विभिन्न प्रकार के खाद्य कीटनाशकों का प्रयोग किया, एनाल्जेसिक का प्रयोग किया, विभिन्न प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके, जैसे एक डाइक्लोफेनिक सोडियम दवा है, इसका प्रयोग किया गया गिद्धों पर, मनुष्यों के ऊपर प्रयोग किया गया, जीव जंतुओं के ऊपर प्रयोग किया गया और विभिन्न प्रकार के जब जानवरों के ऊपर इसका प्रयोग किया गया, वो जीव मरने के बाद गिद्धों ने उसको खाया और डाइक्लोफेनिक सोडियम का इतना नुकसान गिद्धों पर हुआ कि उनकी प्रजाति आज विलुप्त की कगार पर है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीवों का नष्ट होना यह एक बड़ी समस्या है। क्लाइमेट चेंज,
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वैश्विक ग्लोबलाइज जो गर्मी है, वैश्विक तापन है वो बढ़ रहा है, इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इसीलिए इस समस्या से किसी स्थानिक प्रजाति को, उस स्थान विशेष की प्रजाति को समस्याओं का सामना न करना पड़े, अगर वो खत्म हो रही है तो उसको खत्म होने से बचाया जा सके, इसीलिए हॉट स्पॉट की संकल्पना की गई है, इसीलिए हॉट स्पॉट घोषित किए जाते हैं। अब हम जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट हैं इनकी संख्या विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट, इसमें विश्व की कुल जो संख्या है वो उसके 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं और भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र आते हैं। तो चारों की बात करें तो पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, ये अंडमान निकोबार में है। तो पहले की बात करते हैं पूर्वी हिमालय। अभी हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे, थोड़ा सा बोर्ड खाली होता है तो हम मैप बना के दिखाएंगे आपको। पूर्वी हिमालय, इसका विस्तार भारत और चीन में है। भारत में इसका 44.4% भाग है, शेष चीन में है। इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो हैं पिग्मी हॉक, हिमालयन ताहार, सुनहरा लंगूर, उड़न गिलहरी और एक सींग का गैंडा। इंडो बर्मा हॉट स्पॉट पे इसका विस्तार भारत, म्यांमार और नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और भूटान आदि क्षेत्रों में है। यहाँ पर कपि की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे बंदर, गिब्बन, लंगूर आदि। ताजे पानी के कछुए पाए जाते हैं और यहाँ पर एक अदरक की स्थानिक विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अदरक की जो स्थानिक प्रजाति है वो पाई जाती है। फिर बात करते हैं पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट की। तो पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट का जो एरिया है ये श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। भारत में अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये भारत में केरल से लेकर के गुजरात तक है। ये पूरा पूर्वी घाट जो पर्वतमाला है उसी में इसका विस्तार है। और यहाँ पर जो भारत का इसका जो विस्तार है भारत में, ये 64.9% पूरा जो भारतीय विस्तार है वो 64.9% शेष इन देशों में है। तो यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं ये हैं एशियाई हाथी, नीलगिरी ताहार, शेर पूंछ बंदर, बंदर की पूंछ शेर की तरह होती है, और बड़े आकार की गिलहरी, ये पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुंडालैंड की। सुंडालैंड, हाँ, चौथा जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है भारत का ये है सुंडालैंड हॉट स्पॉट एरिया, और ये भारत के अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर इसका विस्तार है। तो यूएनओ द्वारा 2013 में इसे घोषित किया गया था। ये एक हॉट स्पॉट एरिया है, यहाँ पर जीवों की जो प्रजातियाँ हैं वो खतरे में हैं, इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो यूएनओ के द्वारा 2013 में इसे घोषित किया गया था। भारत में इसका विस्तार 1.28%। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और यहाँ पर मैग्रोव वनस्पतियाँ और प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ड्यूगोंग और कछुआ, मगरमच्छ, ये जीव पाए जाते हैं और इन्हीं का यहाँ पर इस हॉट स्पॉट सुंडालैंड हॉट स्पॉट में इनका संरक्षण किया गया है। कुछ पहली कक्षाओं में एक दो चीज़ें छूट गई थी, तो कुछ कमेंट थे तो वो आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस जो होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिसको रिडक्शन बोलते हैं, और ऑक्सीजन का O2 का उपचयन या ऑक्सीडेशन होता है। ये प्रश्न बहुत, अब जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, अब ऐसा प्रश्न नहीं आता कि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, ऐसा प्रश्न आना बंद हो गया क्योंकि बार बार आए लोगों को पता चल गया है। तो थोड़ा सा डीप में जाता है, अभी और अंदर जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो अंदर घुस के डीप में जाकर पूछता है। तो थोड़ा सा ये जरूरी था आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो CO2 का अपचयन होता है और O2 का उपचयन होता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को पचा नहीं पाते, उसको बाहर निकालना ही पड़ता है, अर्थात इसका अपचयन करते हैं। अब O2 का उपचयन करते हैं, O2 जो है ऑक्सीजन, इसका उपचयन होती है, ये बाहर जब निकलती है तो हमें फ़ायदा मिलता है इसका। तो CO2 इसके अपचयन से जो शर्करा बनती है उससे पेड़ को फ़ायदा होता है, पेड़ को फ़ायदा होता है और ये हमें अपच होती है, पचती नहीं, अर्थात बाहर निकालना पड़ता है। तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं CO2 का अपचयन या रिडक्शन होता है।
एक और प्रश्न था कि सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप जो है ये हमने उस दिन बताया था, स्तूप ऊर्जा का, जैव भार पिरामिड, संख्या के आधार पर पिरामिड, बहुत सारे पिरामिड बताए थे। उन पिरामिडों में से जो स्तूप की संकल्पना थी ये चार्ल्स एल्टन के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न पीजीटी 2001 में आया था, तो कुछ लोगों की मांग थी तो हमने इसको अपने स्तर से एक्सप्लेन कर दिया। आप जो समस्याएं होंगी तो वो अगली कक्षाओं में एक महासागरीय जलधाराओं पर और एक उस पर चर्चा कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपका सिलेबस बचेगा उसको देख करके अगली कक्षाओं में उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।